So let's proceed with our next unit. This is a very important unit. सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी यूनिट की हम यूनिट 3 में आ चुके हैं. प्रीवियस क्लास में जो हमने यूनिट कंप्लीट की थी वो थी मनी एंड बैंकिंग, जो रिवीजन सीरीज में आपकी हुई थी यूनिट 2, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है, जो फर्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इस यूनिट में, वो आता है आपका एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड तो क्या होती है एग्रीगेट डिमांड? अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, it refers to the total value of final goods and services demanded in an economy in a year. It is same as aggregate expenditure. नेशनल इनकम में आपने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था. क्या क्या कंपोनेंट थे उसके? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्स, है ना. अब यहाँ देखो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते. फर्स्ट कंपोनेंट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सेम आ गया, सेम वही चीज है. एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हाउस होल्ड में प्राइवेट सेक्टर भी आए थे आपके, ठीक है. तो जितना भी हम गुड्स और सर्विस पे कंजम्पशन में जो हमारा खर्चा होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और उसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल. फिर उस मेथड में जो आपका सेकंड कंपोनेंट था वो क्या था? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. देखो यहाँ भी यही है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल सी. इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. थर्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वही इन्वेस्टमेंट थी. तो यहाँ भी देखो थर्ड क्या है? प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज आई. It refers to the expenditure incurred by private firm on the purchase of capital goods such as plant and machinery. फोर्थ वहां पे क्या था कंपोनेंट? नेट एक्सपोर्ट. यहाँ भी देखो नेट एक्सपोर्ट x माइनस एम. इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. तो इट मीन्स ये जो बात आपको बोली जा रही है समझ में आ रही है? इट इज सेम एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. तो आपने अभी तक जो सीखा है उसके बेसिस पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है, इट इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई और प्लस एक्स माइनस. ये क्लियर हो गया? ठीक है. बट बाय कीन्स थ्योरी आपको सिर्फ दो ही कंपोनेंट लेने हो, एक सी और एक आई. यहाँ पे हम बात करेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी, इसकी बात करेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी. ये क्लियर हो गया? ठीक है. जैसे एग्रीगेट डिमांड होता है उसी वजह से नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड में ये कहा जाए कि पूरे साल में जो आपका खर्चा हुआ है डिफरेंट सेक्टर्स के थ्रू, उसको हम जोड़ते हैं एग्रीगेट. एग्रीगेट सप्लाई ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर परचेज बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. Since money value of final goods and services is equal to the net value added, AS is nothing but the national income. And this is a very important point कि जो भैया एग्रीगेट सप्लाई होती है वो किसके इक्वल होती है? नेशनल इनकम. समझ में आ गया? ठीक है. एंड इट इज इक्वल टू सी प्लस एस. सी का मतलब कंजम्पशन, एस का मतलब सेव. भैया जो भी इनकम होती है, जैसा कह रहे हैं, इट इज इक्वल टू नेशनल इनकम. इनकम को या तो हम कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं. तो aggregate supply represent the national income of the country and this is the important point कि aggregate supply is equal to the national income. चलें आगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका कंजम्पशन फंक्शन. योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंजम्पशन फंक्शन. तो कंजम्पशन फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. ये फंक्शन जो होता है आपका किसका रिलेशन दिखाता है? इनकम का और कंजम्पशन. कहने से डायरेक्ट रिलेशन होगा. तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी मेरे खर्चे भी तो बढ़ते जाएंगे. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में कैसा रिलेशन होगा, तो आपका क्या आंसर होगा? कोई डायरेक्ट होगा. अच्छा, क्या इस चीज से एग्री करते हो कि अगर आपकी इनकम जीरो हो तो क्या ये पॉसिबल है कि आपके खर्चे भी जीरो हो जाए? नहीं. इन स्पाइट ऑफ हैविंग जीरो लेवल ऑफ इनकम स्टिल आपके खर्चे तो चलते ही रहते हैं. ये पॉसिबल ही नहीं है. तो जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी खर्चा होता ही होता है. तो देखो आपने क्या कहा, कंजम्पशन फंक्शन की प्रेजेंटेशन क्या होती है? सी इक्वल टू एफ आई, वेयर सी इज इक्वल टू कंजम्पशन, वाई इज इक्वल टू इनकम. दिस इज द सिंबल ऑफ इनकम. एंड एफ क्या शो कर रहा है यहाँ पे? फंक्शनल रिलेशनशिप. तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि भैया
कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। तो एफ हो गया फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन दैट इज सी एंड इनकम दैट इज वाई। इज इट क्लियर? ठीक है। और अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन की बात करता हूं तो प्राइमरी इक्वेशन होती है सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। कुछ ऐसे ही हमने पढ़ा था। फिर सी, ये जो बी होता है ये होता है आपका स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व जो किसके इक्वल होता है? एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सी इक्वल टू क्या होता है? सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई और सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई वेयर बी और एमपीसी बोथ आर व्हाट? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। ये क्लियर हो गया? ठीक है। ज्यादा सारी चीजें क्लियर? ठीक है। अब देखो C इक्वल टू सी बार। सी बार को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मीन्स व्हाट? ये एक ऐसा कंजम्पशन होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी जो आपका खर्चा होता है उसको हम सी बार कहते हैं। यही पढ़ा था हमने। ठीक है। और एमपीसी क्या मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जो अभी हमने बात की क्या, व्हाट इज सी बार? सी बार डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता है एंड अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम। एक होता है ना कि मिनिमम लेवल ऑफ इतना खर्चा तो है ही है जो आपकी जरूरत की रिक्वायरमेंट है ना आपकी रिक्वायरमेंट। व्हाट इज सी बार? सी बार होता क्या है? अगर मैं सी बार की बात करता हूँ इट इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। कितनी रिक्वायरमेंट तो है ही, आप जितना मर्जी वो कर रहे हो ये चीज आपकी होगी ही होगी। पैसा है नहीं है इतना खर्चा तो चीज भी खाओगे भी, रहना भी है, ठीक है, शेल्टर भी चाहिए। Even when income is zero, consumption expenditure at zero level of income is called as autonomous consumption। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? चलो मैं आगे। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इंड्यूस कंजम्पशन। कई बार ये पूछा जाता है कि इंड्यूस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है। तो इंड्यूस कंजम्पशन क्या होता है आपका? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम इज नोन एज इंड्यूस कंजम्पशन। समझ में आ गया? जो खर्चा, जो कंजम्पशन आपका इनकम से इन्फ्लुएंस हो रहा है, भाई ऑटोनोमस कंजम्पशन इनकम से इन्फ्लुएंस हो रहा है? नहीं हो रहा। ऑटोनोमस में तो हमने ये कहा ना कि उसका इनकम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये रहा देखो, आपने क्या कहा यहाँ पर? इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन तो आपका वो एक्सपेंडिचर है जो इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, बिकॉज इनकम जीरो है तो भी वो करना ही पड़ेगा, तो वो तो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा ना। लेकिन इंड्यूस कंजम्पशन क्या है? वो कंजम्पशन जो इनकम से इन्फ्लुएंस हो रहा है। इनकम ज्यादा है तो वो बढ़ जाएगा, कम होगी तो कम हो जाएगा। तो कंजम्पशन वो एक्सपेंडिचर जो इन्फ्लुएंस होता है बाय इनकम उसको कहा जाता है इंड्यूस कंजम्पशन। इसको ऐसे याद रख सकते हो, आई फॉर इन्फ्लुएंस, आई फॉर इंड्यूस्ड। यानी कि जो इनकम से इन्फ्लुएंस होगा वो इंड्यूस कंजम्पशन है। वो क्या है आपका? इंड्यूस कंजम्पशन। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो सी इज इक्वल टू क्या होता है? सी बार प्लस बी इंटू, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इसको ऐसे समझो, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि C इक्वल टू क्या आपका 1000 प्लस 0.8 y। ये आपने इक्वेशन लिखी। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि भैया जीरो लेवल ऑफ इनकम में मेरा 1000 रुपए का तो खर्चा है ही है। पैसे हो ना हो 1000 रुपए तो मेरी खर्चा है ही है, मेरा एक्सपेंडिचर होगा ही होगा। ये चीज क्लियर होगी? तो 0.8 क्या आपका स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, जो किसकी वैल्यू होती है? बी की और एमपीसी की। तो आपने कंजम्पशन फंड को जब आपने इस फॉर्म में लिया एग्जांपल में, तो आपने ये कहा कि इन दिस केस 1000 इज ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड 0.8 इज एमपीसी। और वाई क्या होता है? नेशनल इनकम। वाई इज द नेशनल इनकम। नाउ सपोज इनकम लेवल इज 10,000, तो ये इसकी वैल्यू होगी वाई की। तो अगर मुझे वाई की वैल्यू भी मिल जाती है तो कहने से मैं सी की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। ये समझ में आ रही है बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो देखो, तो ये आपको डायग्राम की बना है। जब इसका डायग्राम बनाया जाता है दिस इज द फिगर। कंजम्पशन फंक्शन के जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको ग्राफिकली किस तरह से, डायग्रामेटिकली किस तरह से दिखाया जाता है, दिस इज हाउ इट रिप्रेजेंट। देखो ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये चीज समझ में आ रही है आपको? कंजम्पशन कर्व जो होता है वो कैसा होता है? वो अपवर्ड स्लोपिंग। ये कई बार क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड होता है। आपको पता होना चाहिए कंजम्पशन कर्व कैसा होता है हमारा? अपवर्ड स्लोपिंग।
ठीक है। और अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूं, आपको सी इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई भी लिख सकते हो, या सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर ये जो आपका ए बार होता है या सी बार होता है, ये क्या होता है आपका, ये आपका क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन। समझ में आ रहा है, ए बार लिखा है सी बार लिखा है, समझ में आ रहा है। अब आपका कंजम्पशन कर्व जो है जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी मेरा कुछ ना कुछ तो खर्चा था, जो यहाँ पर क्या था मेरा 1000 रुपीज। तो कैन आई से दैट कि जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी मेरा 1000 रुपए का खर्चा था। तो ये एक्चुअली अगर मैं अपने एग्जांपल से स्टार्ट करूं तो मेरा 1000 से स्टार्ट हो गए। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो आपके खर्चे है वो भी बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो खर्चा वो बढ़ता जाएगा। तो क्या रिलेशन शो कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। और ये किस रेट पे बढ़ता है, ये कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है। किस रेट पे इंक्रीज होता है, कांस्टेंट रेट पे। ये चीज समझ में आ रही है सारी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपने क्या कहा, कंजम्पशन कर्व, दिस इज कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। पहले ये बात क्लियर होगी, कंजम्पशन कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों ऐसा होता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेज, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे क्या बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज, खर्चा भी बढ़ता है। भाई जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ते जाती है, हमारे खर्चे भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। और आप 11वीं क्लास से आपने देखा हुआ, अगर दो आइटम्स के बीच, दो टर्म्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो कर्व कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोप। इसका मतलब यही है ना कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपके खर्चे भी क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। ये क्लियर होगी सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ये आपने अभी सीखा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या होती है, न्यूमेरिकल में जब हम इसका यूज करते हैं तो आपको पता हो रही चाहिए कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या बात हो रही है, कि सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये क्लियर। यहाँ पर सी क्या होता है, कंजम्पशन, सी बार क्या होता है, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और बी का मतलब क्या हो गया, एमपीसी। एमपीसी का मतलब स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। और वाई क्या होता है, इनकम। कौन सी इनकम, नेशनल इनकम। कौन सी इनकम, नेशनल इनकम। ये क्लियर हो गया। फिर आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आपका ये आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है रिलेशन, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट नॉट बाय द सेम प्रोपोर्शन। ऑब्वियसली, तो ये मान लो मेरी अभी मंथली इनकम जो है 1 लाख है, अब कल को अगर 2 लाख हो गई, जब 1 लाख थी तो मैं मान लो कि मैं खर्चा करता था 70,000, अब ये डबल होगी तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं खर्चा भी अपना 1,40,000 कर दूं। हो सकता है 70 का मैं 80 कर दूं, 85। ऐसा तो नहीं होता कि उसी लेवल पे बढ़ा दूंगा। या भी अगर मैं 1 लाख है मेरी इनकम, वो सडनली ये 5 लाख हो जाती है, तो कितने गुना बढ़ गई, 5 गुना। अब 70,000 का 5 गुना करो, 3.5 लाख। अब 3.5 लाख 70,000 मैं कहाँ लेके जाऊँ। थोड़ा बहुत होता है कि थोड़ा बहुत ही बढ़ता है, उस सेम रेट पे नहीं बढ़ेगा। अगर अल्लाह ताला बिल्कुल हिले हुए, ठीक है, मेजोरिटी की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। तो एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट नॉट बाय द सेम प्रोपोर्शन। क्या कंजम्पशन कभी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। और उसको क्या कहा था हमने, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम स्टिल देयर इज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट। भैया जिस पॉइंट पर आपका, जिस पॉइंट पर हमारा, जैसे कि मान लो ये आपका क्या कंजम्पशन कर्व है, ये आपका क्या है, कंजम्पशन कर्व। और यहां से मैं ये इनकम कर्व बना, इनकम तो जीरो लेवल से स्टार्ट होता है इनकम कर्व तो, ठीक है। ये हो गया आपका वाई। तो जिस, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, इस पॉइंट पर क्या है आपका, आप ये कह रहे हो कि वाई इक्वल टू सी है, तो ये जो पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। यस और नो, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यही कहा गया है, ब्रेक इवन पॉइंट कब, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट। सेविंग स्टार्ट आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, सेविंग स्टार्ट आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि मैंने कहा जैसे कि अभी आपको ये बताया था कि दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट से पहले अगर आप देखो तो क्या कंडीशन समझ में आ रही है आपको, इस पॉइंट से आगे देखो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि भैया जो आपका इनकम है, खर्चा आपका ज्यादा और इनकम आपकी कम है। देखो आपका जो सी वाला जो कर्व है वो ऊपर है ना, और आपका वाई वाला कर्व नीचे है।
तो खर्चे ज्यादा इनकम कम, सेविंग कहाँ से होगी, बल्कि लोगों से मांगते फिर कहीं ना कहीं से तो अरेंज करना पड़ेगा। भाई मेरे खर्चे ज्यादा, मेरी इनकम कम। अब यहाँ देखो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद देखो, आपकी इनकम ऊपर आ गई और कंजम्पशन कर्व नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि वाई जो है आपका सी से ज्यादा होगा। अब मैं सेव कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि अब मेरी इनकम ज्यादा है और मेरा कंजम्पशन क्या है, कम। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर है आपका सारी चीजें? ठीक है। तो आपने क्या कहा, ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, ये क्लियर। एंड सेविंग स्टार्ट आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब इसका मतलब क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है इट मींस प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इनकम का जितना पार्ट आप कंज्यूम करते हो वो होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसको हम कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जो कंजम्पशन फंक्शन होता है उसको और दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो और क्या कहा जाता है? ये कंजम्पशन फंक्शन जो होता है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज कंजम्पशन फंक्शन? तो आप क्या कहोगे? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन यही तो बता रहा है कि इनकम और कंजम्पशन के बीच का जो रिलेशन होता है, तो ये भी तो यही बता रहा है कि भैया जो आपकी इनकम है उसमें से कितना पार्ट आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। यही समझ में आ गया? ठीक है। अब जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये कितनी तरह के होते हैं? ये दो तरह के। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एपीसी। एंड सेकंड वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एमपीसी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेशियो, क्या रेशियो, बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। भैया ये मेरी टोटल इनकम है, मान लो मेरी टोटल इनकम है 1 लाख और इसमें से मैं खर्च कितना कर रहा हूँ? 50,000। तो 4040 खत्म, 5/10 हो गया, 1/2, तो मेरा एपीसी कितना है? 0.5। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। टोटल इनकम में से कितना आप टोटल खर्चा कर रहे हो, वो जो रेशियो होता है दैट इज एपीसी। ये क्लियर हो गया? एट गिवन लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, मतलब हमारी इकोनॉमी में जो भी टोटल हमारी नेशनल इनकम है उसमें से खर्च कितना हो रहा है, एपीसी ओवरऑल लेवल पर। समझ में आ गया? ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? एपीसी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीसी। अब यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये कहा जा रहा है जब एपीसी आपकी 1 से ज्यादा होती है, अगर एपीसी, अब एपीसी क्या है देखो आपका, एपीसी यही हुआ ना C/Y। अब एपीसी आप कह रहे हो कि 1 से बड़ी है, तो आप ये कह रहे हो कि C/Y जो है आपका वो 1 से ग्रेटर है, यही कह रहे हो आप? एपीसी का यानी कि आप सी किससे ज्यादा है, थोड़ा समझ में आ रहा है कि अगर एपीसी 1 से बड़ी होने का मतलब क्या कि खर्चे ज्यादा है, इनकम क्या है कम। बोलो क्लियर हुआ? तो क्या ये हैप्पी सिचुएशन है? नहीं। एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर, जब तक आपका खर्चा इनकम से ज्यादा होगा आपकी एपीसी 1 से ज्यादा होगा। यानी कि जब तक हमारा खर्चे जो है हमारी नेशनल इनकम से ज्यादा है, ये मैं कह सकता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट से पहले वाला पॉइंट है। अभी समझाया था ना आपको, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या होता है, सी जो होता है आपका वाई से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यानी कि उससे पहले वाला जितना भी आपका रीजन होता है उस रीजन में आप क्या कहोगे, एपीसी इज ग्रेटर देन 1। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या है, से दैट एपीसी इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैसे देखो, एपीसी की वैल्यू क्या है, C/Y इक्वल टू क्या है 1, तो मैं बोलूं C इक्वल टू Y। तो आपने कहा था ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम, यस और नो? ये क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। फिर आता है आपका एपीसी इज लेस देन 1। अब आप कह रहे हो एपीसी इज लेस देन 1 मींस आप कह रहे हो एपीसी इज लेस देन 1, तो एपीसी का मतलब क्या, C/Y इज लेस देन 1, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो C लेस देन Y। तो जब आपका कंजम्पशन इनकम से कम हो जाता है या आपका जो इनकम है कंजम्पशन से ज्यादा, यानी कि हमारी नेशनल इनकम जो है कंजम्पशन से क्या है, ज्यादा है, तो उसमें एपीसी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। पहले बताओ समझ में आया? केस 1 क्या था, एपीसी इज ग्रेटर देन 1। एपीसी के साथ आप सी को लो, अगर एपीसी बढ़ा है तो सी बढ़ा है वाइस। ये क्लियर हो गया? फिर आपने क्या कहा, एपीसी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, सी इक्वल टू वाई। फिर आपने कहा एपीसी इज लेस देन 1, अब एपीसी की जगह सी रखो तो आप क्या कहोगे, सी इज लेस देन वाई, यस और नो? ठीक है। तो एपीसी इज लेस देन 1 बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज लेस देन द नेशनल इनकम। ये क्लियर होगी? जो बात मैंने बोली है क्या इस डायग्राम से समझ में आ रही है आपको? जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ मैं एक बार आपको डायग्राम से भी क्लैरिफाई कर देता हूँ।
देखो इधर, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका, देखो कहने से दैट ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट से आप इधर आओ, अब ये क्या आपका, ये कंजम्पशन कर्व, और ये आपका क्या वाई। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सी है आपका वो ऊपर है, इस पोर्शन में क्या है आपका, जो सी है वो वाई से ज्यादा है। सी ज्यादा तो एपीसी भी ज्यादा होगा 1 से, ये क्लियर। ब्रेक इवन पॉइंट पे जब सी जो वाई के इक्वल, अगर सी इक्वल है तो एपीसी भी इक्वल क्या होगा 1। इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम एपीसी में, 1 के रिस्पेक्ट में, ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, अब इसके ब्रेक इवन पॉइंट के जैसे आप आगे जाते हो, ब्रेक इवन पॉइंट के जैसे आप आगे जाओगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भैया जो मेरी इनकम है, जो आपकी इनकम है वो कंजम्पशन से क्या है, ज्यादा है। अगर इनकम कंजम्पशन से ज्यादा तो ये क्या शो कर रहा है कि जो एपीसी है वो लेस देन क्या है 1, क्योंकि अगर सी कम है तो एपीसी भी 1 से कम हो। ये कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। चलू मैं आगे। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम क्या कहते हैं, एपीसी। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितने पार्ट के होते हैं आपके, 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका एपीसी और एक क्या होता है एमपीसी। एमपीसी की बात करो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये कहता है कि जैसे आपके इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, उस रेशियो को कहते हैं एमपीसी। और एपीसी क्या कहता है कि जो हमारी नेशनल इनकम है जितनी, उसमें से कितना हम खर्च कर रहे हैं, दैट इज एपीसी। और एमपीसी क्या कहता है कि भैया इनकम जो आपकी चेंज हो रही है, चेंज इन इनकम, इसके चेंज होने से क्या हो रहा है आपका, कंजम्पशन भी तो चेंज होगा। बोलो भाई, समझ में आ रही है बात, ठीक है। कि इनकम में चेंज होगा तो कंजम्पशन में भी चेंज होगा, इस रेशियो को कहते हैं एमपीसी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों को एक जगह पर यूज कर देना, ठीक है। एमपीसी क्लियर हो गया, ठीक है। तो इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंजेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस रेशियो क्या कहते हैं, एमपीसी। तो यही कहा गया आपको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन इनकम। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमपीसी। तो एमपीसी की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0, यानी कि एमपीसी जो होती है वो वैरी करती है 0 और 1 के बीच में। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, तो जितना, जैसे मान लो पहले 1000 थी, अब कितनी होगी इनकम आपकी 1500, तो कितना चेंज हो गया, 500। यही हुआ ना, ठीक है। पहले आपका खर्चा था मान लो 200, अब आपने खर्चा करना शुरू कर दिया 700, कितना फर्क आ गया, 500। तो कितनी वैल्यू आ सकती है, 1। ये भी हो सकता है कि आपका ये खर्चा बढ़ गया, पर ये आपकी इनकम बढ़ने के बाद आप खर्चा 200 का 200 ही रखो, तो आप कितना खर्चे में चेंज आया है, 0। अब वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसके अलावा कोई और केस हो ही नहीं सकता। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम देन डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा वाई, तो एमपीसी कितना हो जाएगा हमारा, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर अगर हो, अब प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी का मतलब अगर आप वैसे अगर आप सोचो तो हाँ भी हो सकता है, ठीक है। However, if entire additional income is saved, सारा का सारा आप सेव कर लो, तो डेल्टा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो एमपीसी 0। तो इसकी वैल्यू वेरी करती है 0 और 1 के बीच में, ये कहानी क्लियर, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, एमपीसी है क्या, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। इसका सिंबल क्या कहा था हमने, क्या होता है, एमपीसी स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व होता है, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इन द शॉर्ट टर्म, एंड इट रिमेन कांस्टेंट। और अगर एपीसी और एमपीसी का कंपैरिजन करते हो तो एपीसी जो होता है वो एमपीसी से क्या होता है, बड़ा होता है ऑब्वियसली। एपीसी आपका है क्या, एपीसी है आपका सी बाय वाई, और ये है चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन का रेशियो, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर है आपका। ये समझ में आ गया, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। तो दोनों में आपको सिमिलरिटी समझ में आ रही होगी। कंजम्पशन फंक्शन में क्या, कंजम्पशन और इनकम के बीच का फंक्शनल रिलेशन। सेविंग फंक्शन का मतलब सेविंग और नेशनल इनकम के बीच का फंक्शनल रिलेशन। भाई क्या इस चीज से एग्री करते हो कि सेविंग हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, कब हो सकती है, देखो हमने पढ़ा था C इक्वल टू सी बार प्लस बी बाई, ये क्लियर है सबको। सी बार में आपने कहा कि अगर मेरी इनकम 0 है तो भी मेरा कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा, ये पॉसिबल नहीं कि खर्चा मेरा 0।
अब आपके पास तो पैसे थे नहीं, आपने किसी ना किसी से तो लिए होंगे, तो जिस जिस भी पर्सन ने आपको वो पैसे दिए होंगे उसने कहाँ से दिए होंगे, अपनी सेविंग से दिए होंगे। तो दैट रिगार्ड उसकी सेविंग क्या हो गई होगी, डिक्रीज हो गई होगी। भाई मेरे पास तो है नहीं पैसे, भाई खर्चे के लिए तो चाहिए पैसे, मैं आपके पास आया, आपने कहा हाँ सर मैंने कुछ पैसे सेव कर रखे, उसमें से अब मैं आपको इतने दे देता हूँ। आपने कहा मेरे पास 25,000 पड़े हुए हैं, मैं आपको उसमें से 50,000 दे देता हूँ। तो आपकी सेविंग पहले कितनी थी, 25,000, अब कितनी हो गई, 10,000। तो आपकी सेविंग कम हो गई ना, इसको क्या कहते हैं, डिस सेविंग, डिक्रीज हो रही है ना। ठीक है, तो जो सेविंग फंक्शन होता है ये होता है आपका एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस। अब देखो, अब उसी चीज पे दोबारा आता हूं। आपने मुझे कितने पैसे दिए, 15,000, तो कहने से दैट ये सी बार के इक्वल हो गया 15,000। इसका मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम में मैंने 15,000 खर्च किया आपसे लेके, ये ना। तो जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन था उतनी तो डी सेविंग हुई है। तो जो आप सी बार कह रहे हो वो यहाँ पर माइनस सी बार हो गया, सेविंग फंक्शन में वही सी बार क्या बन गया, माइनस सी बार। ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, और कंजम्पशन फंक्शन क्या था आपका, सी इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई था, या आप इसको कैसे लिखते थे, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। इसी सेविंग फंक्शन में क्या होता है, वहां एमपीसी था कंजम्पशन फंक्शन, यहाँ पर क्या होता है एमपीएस। वहां पर एमपीसी क्या था, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, तो यहाँ पर एमपीएस क्या होगा, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन क्या होता है, सी इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है सी इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये कैसे लिखा है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, 1, राइट। तो अगर एमपीसी आपका बी है तो मैं बोल सकता हूँ एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस बी, तो आप इस एमपीएस की जगह 1 माइनस बी भी लिख सकते हो। ये होता है स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ बताई जा रही है, where S is equal to saving, Y is equal to national income and F is equal to functional relationship। अब इसको भी एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम ये आपका let us take an example, S is equal to minus 1,000 plus 0.2 Y। तो माइनस 1,000, तो कहने से था 1,000 यहाँ पर क्या आपका, भाई वही सेम एग्जाम्पल, वहां पे 1,000 ही लिया था ना आपने, वही 1,000 अब यहाँ पर क्या होगा, डिसेविंग हो गई। तो ये क्या हो गया, माइनस सी बार प्लस 0.2, 0.2 क्या है, वहां पे आपने लिया था 1,000 प्लस 0.8 बाई, तो मैं बोलूं बी इक्वल टू 0.8 था उस एग्जांपल में। उसी एग्जांपल का यूज करके अगर मुझे एमपीएस फाइंड करना तो क्या होता है, 1 माइनस बी, तो 1 माइनस 0.8 करोगे तो 0.2 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। इन दिस केस माइनस 1,000 इज द ऑटोनोमस सेविंग, वहां ऑटोनोमस कंजम्पशन था और यहाँ पर वो क्या बन गया, ऑटोनोमस सेविंग। एंड 0.2 इज द एमपीएस, और वाई क्या होता है, नेशनल इनकम, इनकम लेवल। नाउ सपोज इनकम लेवल इज 10,000 सेम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1,000 प्लस 0.2, और इनकम लेवल कितना 10,000, तो यहाँ हो गया 10,000, डेसिमल रिमूव करोगे जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1,000 प्लस 2,000 दैट इज 1,000। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेविंग कर्व की। देखो जब आपने कंजम्पशन कर्व बनाया था तो क्या ये क्लियर हो गया कि ये ओरिजिन से अबव से स्टार्ट हुआ था। उसका रीजन क्या बताया था हमने कि भैया जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, इसको हम सी बार कहते हैं। अब अगर यहीं देखो जितना ये ऊपर है उतना ही इसको नीचे कर दो, क्योंकि जो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है वही आपका क्या है, ऑटोनोमस सेविंग। ये क्लियर हो गया, जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे हो, क्योंकि ये खर्चा यहीं से तो आया है तो आपकी सेविंग कम होगी। तो जो सेविंग कर्व है आपका वो यहाँ से स्टार्ट, बोलो समझ में आ रहा है। तो क्या ये चीज समझ में आ गई आपको कि ये सेविंग कर्व जो है वो किस तरह से बनता है आपका, ये क्यों नीचे, जितना ये, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपका सी बार जो है वो यहाँ से जितना ही नीचे उतना ही ऊपर, यहाँ से शुरू, ठीक है। और सेविंग जो होती है ये आपकी जीरो के भी इक्वल होती है ना। किस पॉइंट पर होगी ये जीरो के इक्वल, इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या एग्री करते हो इस चीज से कि ब्रेक इवन पॉइंट पर आपकी जो सेविंग है वो जीरो होती है। आगे हम इन दोनों कंसेप्ट को मिला के यूज करें, क्यों, ब्रेक इवन पॉइंट आपने कहा कि वो पॉइंट होता है जहां पर जो कंजम्पशन है वो किसके इक्वल होता है, इनकम। जिस पॉइंट पर अगर ये भाई जितने कमाए उतने ही खर्च कर दिए तो सेविंग जीरो ही तो होगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर सी तो वाई के इक्वल होता है, बट सेविंग किसके इक्वल होता है, जीरो के।
ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका कंजम्पशन फंक्शन को क्या कहते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी तरह से जो सेविंग फंक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपेंसिटी टू सेव। इट इंडिकेट्स टेंडेंसी ऑफ हाउसहोल्ड टू सेव एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। और वहां पे क्या था? गिवन लेवल ऑफ इनकम में से हम कितना खर्च कर रहे हैं, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और गिवन लेवल ऑफ इनकम में से हम कितना बचा पा रहे हैं, दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीसी जो आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था वो कितने टाइप का था? दो, एक एपीसी और एक एमपीसी। इसी तरह से जो प्रोपेंसिटी टू सेव है दैट इज सेविंग फंक्शन, ये भी दो टाइप का होता है, एक एपीएस और एक एमपीएस। ये क्लियर हो गया? ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एपीएस। तो एपीएस क्या होता है आपका? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। मीन्स जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें से कितना सेव हो रहा है, उस रेशियो को कहा जाता है एपीएस। इज इट क्लियर? नेशनल इनकम में से कितना अमाउंट सेव हो रहा है उसको क्या कहा जाता है? एपीएस। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीएस, एपीएस कैन नेवर बी वन। मानते हो इस चीज को? भाई वन के लिए क्या होगा कि जितनी इनकम है उतना ही आप सेव कर लो। क्या ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जितना कमा रहे हो सारा ही सेव कर लोगे? भाई ये मेरी इनकम है, सारा मैं सेव करूँ, लोगों से मांग मांग के करूंगा? नहीं है ना पॉसिबल। तो एपीएस कभी वन नहीं हो सकता। एपीसी आपका वन हो सकता है प्रैक्टिकली, एक हद तक आप सोचो हाँ पॉसिबल है कि भाई जितना कमा रहा हूँ सारा खर्च कर दिया, तो एपीसी क्या होगा? जितनी इनकम हो सारा खर्च हो रहा है, तो एपीसी वन हो सकता है, पर एपीसी कभी वन नहीं हो सकता। ध्यान से इन चीजों को प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो ना? ठीक है, और ना ये वन से ज्यादा हो सकता। वन से ज्यादा का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर आप ये कह रहे हो कि एपीएस जो है वन से ज्यादा, तो देखो आप कितनी बड़ी कॉमेडी कर रहे हो। आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो भाई एस बाय वाई जो है वो वन से बड़ा है, तो सर हमारी सेविंग इनकम से बड़ी है। क्या बात है, बैग उठाओ और घर जाओ। ठीक है, एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन वन इनकम। ठीक है, अच्छा एपीएस क्या जीरो हो सकता है? यस, एपीएस जीरो हो सकता है। किस पॉइंट पर होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। ये समझाया था ना अभी आपको कि ब्रेक इवन पॉइंट पर जो सेविंग है आपकी वो क्या होती है? जीरो। एपीएस क्या नेगेटिव हो सकता है? अभी आपने देखा था, हो सकता है। भैया जब ऑटोनोमस कंजम्पशन वाली बात जो एक पर्सन के लिए होती है वो दूसरे के लिए क्या होती है? डिस सेविंग। क्योंकि मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैंने आपसे पैसे मांगे, वो पैसे आपसे लिए, तो आपकी सेविंग तो कम हो गई, डिक्रीज हो गई। एट इनकम लेवल which are lower than the break even point, APS can be negative when consumption exceed income। जब कंजम्पशन जो है आपका, अपने आप ही देखो ना, खर्चा आपका बढ़ रहा है इनकम से ज्यादा, तो एपीएस नेगेटिव ही तो है। इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, तो सेविंग हो रही है। जो सेविंग है वो धीरे वो भी तो नेगेटिव होती जा रही है। भैया आपने कुछ पैसे जोड़े, मान लो आपने अगेन 25,000 जोड़े हुए, आपको 5,000 की जरूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि 5,000 आपकी इनकम से मतलब आपका खर्चा जो है 5,000 बढ़ गया, 5,000 यहीं से लोगे। फिर ऐसा हुआ, फिर 5,000 और ले लिए और ले लिए, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये नेगेटिव ही तो होती जा रही है। जब आपका कंजम्पशन जो है वो इनकम से क्या है? ज्यादा है। एट इनकम लेवल विच आर लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से पीछे हो तो यही तो होता है। ब्रेक इवन पॉइंट से पीछे क्या होता है? जो आपका एपीसी है वो वन से बड़ा था। वन से बड़ा होने का मतलब जो सी है आपका वो किससे ज्यादा था? वाई से। तो ये जो सिचुएशन होती है इसमें आपकी जो सेविंग होती है वो क्या होती है? जो आपका एपीएस होता है सिचुएशन में वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्योंकि खर्चा ज्यादा, इनकम कम है, तो सेविंग को तो कम करेगा वो पैसे कहाँ से करोगे? At income level which are lower than the break even point, APS can be negative when consumption exceed income। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा ये एग्री कर, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एपीएस भी बढ़ेगा। यस और नो? क्लियर है वाली बात? ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन टोटल इनकम। सेम वही चीज भैया, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है या इनकम में चेंजेस, जितना आपकी इनकम, जैसे मान लो पहले इनकम थी 1,000, अब कितनी होगी? 1,500। कितना चेंज आया? 500। पहले सेविंग जब 1,000 रुपीज थी तब आपकी सेविंग थी 200 रुपये, 1,500 पर आपकी सेविंग होगी 700। तो अब कितना चेंज है? कहना चाहिए एमपीएस तो एपीएस जो है वो वन नहीं हो सकता।
प्रैक्टिकली सोचो, एमपीएस हो सकता है, समझ पा रहे हो चीज को। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि भैया मेरी इनकम तो अब 1500 हो गई, लेकिन सेविंग अभी भी कितनी है 200, तो क्या सेविंग में कोई चेंज आया है? तो 0 अपॉन कर दो 500, यानी कि एमपीएस तो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन एपीएस जो है आपका ना वो 1 हो सकता है ना वो 0 हो सकता है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। एपीएस, हाँ एपीएस और आपका 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। एपीएस ना आपका 1 हो सकता है ना 1 से बड़ा हो सकता है, ये पॉइंट है। 0 हो सकता है, 0 कब हो सकता है? ब्रेक इवन पॉइंट। और नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव कब होगा? जब सी जो है आपका वाई से बड़ा होगा, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जाओगे तो एपीएस नेगेटिव, ब्रेक इवन पॉइंट पर जाओगे तो एपीएस 0। समझ में आ गया, ठीक है। तो एमपीएस जो आपका वैरी करता है 0 और 1 के बीच में, एमपीएस आपका 1 के इक्वल कब होगा? एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव, जितना आपकी इनकम बढ़ी है उतना आपने सारे सेव कर लिया, यानी कि कब? इन सच केस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वाई, तो एमपीएस किसके इक्वल हो जाएगा? 1। 0 कब होगा? इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, जितना आपकी इनकम में चेंजेस है सारे कंज्यूम कर रहे, तो सेविंग तो बढ़ी नहीं, सेविंग में तो कोई चेंज नहीं आया। इन सच केस डेल्टा इज इक्वल टू 0 और एमपीएस इज इक्वल टू 0। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और एमपीएस होता है क्या है? स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। एमपीएस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इन शॉर्ट रन, ये भी क्लियर होगी बात, ठीक है। अब देखो अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात करते हैं, एपीसी और एपीएस के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा था। अब इसी से देखो एक डेरिवेशन बनती है आपकी कि आप ये कह रहे हो कि एपीसी प्लस एपीएस किसके इक्वल होता है? 1 के, ठीक है। किसके इक्वल होता है? 1 के। आपको पता है इनकम इक्वल टू क्या होता है भाई? जो भी हमारी इनकम होती है, जैसे नेशनल इनकम को भी आप यही समझो, या तो कंज्यूम होगी या सेव होगी, ये तो मानते हो, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई, आपने दोनों साइड को वाई से डिवाइड कर, तो ये कितना हो गया? 1। और सी बाय वाई क्या पढ़ा था आपने? एपीसी। और एस बाय वाई क्या पढ़ा था? एपीएस। तो समझ में आया कैसे हुआ ये 1 के इक्वल। अच्छा इसके बाद 1 इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। सेम डेरिवेशन ऐसे समझो इसकी, भाई चेंज इन इनकम इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग, यस और नो। अगेन दोनों साइड आप डेल्टा वाई से डिवाइड करो, डेल्टा वाई से डिवाइड करो, तो डेल्टा वाई क्या हो गया? 1। डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई क्या होता है? एमपीसी। और डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई क्या होता है? एमपीएस। तो क्या ये रिलेशन भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल या एसेट्स को क्रिएट करने के लिए जो हमारा खर्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी दो तरह की होती है, एक होती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एक होती है ऑटोनोमस। जहां तक इंड्यूस की बात होती है उसको सिर्फ इतना समझो आप कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो प्राइवेट सेक्टर करता है। प्राइवेट सेक्टर कोई भी इन्वेस्टमेंट किस मोटिव से करेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और ऑटोनोमस का मतलब होता है एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो करता कौन है? पहले तो ये करता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट करती है वो किस चीज के लिए करती है? सोशल वेलफेयर के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। इनकम ज्यादा है कम है उससे मतलब नहीं होता, गवर्नमेंट को पता भी इतना हमें इन्वेस्टमेंट करना ही करना है सोशल वेलफेयर में, तो गवर्नमेंट उतना करेगी करेगी, तो ये कांस्टेंट होती है। और जब हम यहाँ पर इस चैप्टर में जो हम जिस इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे, पढ़ेगा ना सी और आई, तो वो आई क्या है आपका? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। वो आई क्या है आपका? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो अगर मैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। एंड इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय इनकम लेवल। भैया जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी प्राइवेट सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, जैसे जैसे इनकम कम होगी इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा? कम करेगा। तो ये तो इनकम पे डिपेंड कर रही है, ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। या आगे देखो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। तो ये कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। एंड इज नॉट इंड्यूस फॉर प्रॉफिट मोटिव, इसका सिर्फ मोटिव
कोई ऑब्वियसली गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए नहीं करी, ऑब्वियसली प्रॉफिट भी कमाना, पैसा आएगा तभी तो आगे इन्वेस्ट करोगे, लेकिन सिर्फ सोल मोटो प्रॉफिट का नहीं होता। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। बाय दैट टाइम आपको सारे कंसेप्ट पढ़ के आने, जो हमने आज की क्लास में पढ़ा वो सारा यहाँ पे यूज हो, ठीक है।